पिछले एपिसोड में आपने देखा आरजू अपनी शादी के दिन परीजाद के महल पहुंचती है और एक परअसरार दुनिया में कैद हो जाती है। परीजाद उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर तब तक अपना हक नहीं जताएगा जब तक आरजू उसे दिल से कबूल न करे। अरमान बारात लेकर आरजू के घर पहुंचता है, लेकिन खाली घर और ताले उसे परेशान कर देते हैं। महल की खूबसूरती, कबीले का माहौल और परीजाद की जादुई नरमी आरजू को हैरान कर देते हैं, लेकिन रात के डरावने ख्वाब उसे परेशान करते हैं और परीजाद उसके पास आकर सुकून देता है। आहिस्ता आहिस्ता आरजू इस नए माहौल और परीजाद के साथ खुद को पुरसुकून महसूस करने लगती है। इस एपिसोड में देखें, क्या आरजू परीजाद की जादुई दुनिया में रहने का इंतखाब करेगी या अरमान की मोहब्बत उसे वापस अपनी दुनिया में खींच लेगी। मोहब्बत, जादू और तकदीर के फैसले एक नया मोड़ लेंगे। डिस्क्लेमर: ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज पूरा दिन परीजाद उसके साथ ही था। परीजाद उसे अपने साथ बाहर ले गया और पूरे कबीले की सैर करवाई। शाम हो गई थी और हवाएं भी तेज हो गई थीं। परीजाद ने कहा, अब हमें महल वापस चलना चाहिए, मगर आरजू का भी वापस जाने का जरा भी मन न था। उसने परीजाद से कहा, क्या हम थोड़ी देर और रोक सकते हैं? यहाँ लगता है बारिश शुरू होने वाली है। परीजाद ने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ थोड़ी देर और बैठना है? आरजू ने हाँ में सर हिलाया। परीजाद ने कहा, बारिश होने वाली है। आरजू बोली, इसीलिए तो रोकना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या तुम्हें बारिश पसंद नहीं? परीजाद ने कहा, नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है। आरजू ने मायूसी भरी आवाज में कहा, ओह अच्छा, तो फिर चलो चलते हैं यहाँ से। आरजू मायूस होकर चल पड़ी, मगर परीजाद ने आगे आकर उसे रोक दिया। परीजाद बोला, अगर तुम्हें बारिश पसंद है तो हम बारिश देखकर ही जाएंगे। इतने में बारिश की बूंदें आरजू के चेहरे पर गिरी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर आरजू खुश हो गई और उसे खुश देखकर परीजाद को भी खुशी हो रही थी। ये नदी के किनारे खड़ी बारिश में भीग रही थी और ये नज़ारा उसे बहुत सुकून दे रहा था। बारिश रुक गई, रात हो गई, मौसम खुशगवार हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। आरजू परीजाद के पास आई और पुरस्कून लहजे में बोली, चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई और शुक्रिया कि मेरी वजह से तुम भी यहाँ रुके। परीजाद ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे शुक्रिया बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब चलते हैं। ये कहकर परीजाद चलने लगा। आरजू ने हैरानगी से उसे बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? परीजाद ने कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा चलते हैं। आरजू ने इसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मैंने कहा तो अब तुम चुटकी बजाओ और जादू करो। तुम चलकर कहाँ जा रहे हो? परीजाद ने कहा, मैं चुटकी बजाकर जादू नहीं कर सकता, बारिश मेरी कमजोरी है, जब भी बारिश होती है मेरा जादू काम नहीं करता, अब चलकर ही जाना पड़ेगा। आरजू फौरन बोली, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? परीजाद उसके पास आया और उसे चुटकी बजाकर देखा, मगर कुछ नहीं बदला। इसने कहा, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही वजह है कि मुझे बारिश नहीं पसंद, अब चलो। आरजू घबराई हुई आवाज में बोली, ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं चलकर नहीं जा सकती, यहाँ बहुत कीचड़ है, अगर मैं गिर गई तो। परीजाद हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, तो अब क्या करें, यहाँ से जाना है या सुबह तक का इंतजार करना है? आरजू जल्दी से बोली, घर जाना है, मुझे सर्दी लग रही है। परीजाद ने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आरजू ने परीजाद की बाजू पकड़ी और चल पड़ी, मगर वाकई रास्ते में बहुत कीचड़ था। आरजू का पांव बार बार फिसल रहा था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो रुक गई। आरजू थक गई, अब वो एक कदम भी और नहीं चल पाई और एक पत्थर पर बैठ गई। परीजाद ने पूछा, क्या हुआ? आरजू गुस्से से इस पर चलाई, तुम मुझे इतना दूर क्यों लेकर आए थे? अब वापस जाने में कितनी मुश्किल हो रही है, अब मैं और नहीं चल सकती। परीजाद ने कहा, सॉरी, पर अब घर तो चलना होगा। आरजू ने गुस्से भरी आवाज में कहा, वो सब अब मैं नहीं जानती। परीजाद ने आरजू से कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम एक काम कर सकते हैं जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। आरजू फौरन बोली, कौन सा काम? परीजाद ने कहा, अगर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आरजू ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ कह दिया। परीजाद ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से चल पड़ा।
आरजू पूरे रास्ते परीजाद को इतने करीब से देखती रही। परीजाद के इतने करीब होने से इसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। आरजू को ये पल बहुत ही हसीन लग रहा था। परीजाद आरजू को लेकर महल पहुंच गया। इसने आरजू को नीचे उतारा, मगर आरजू को होश ही नहीं था कि वो महल पहुंच गई है। आरजू ने अब भी परीजाद को पकड़ा हुआ था। परीजाद ने आरजू को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? हम महल पहुंच गए हैं। आरजू होश में आ गई और उसने कहा, हम तो वाकई जल्दी पहुंच गए। परीजाद ने कहा, अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। आरजू अपने कमरे में चली गई। अब आरजू के दिल में परीजाद के लिए एक खास जगह बनने लगी। उसे सारी रात परीजाद के साथ जो वक्त गुजरा वही याद आ रहा था। आरजू को नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि सुबह कब होगी। दूसरी तरफ अरमान के दादाजी, जो कई सालों से हिमालय की पहाड़ियों में गए हुए थे, वापस आ गए थे। उन्होंने अपने पोते की ये हालत देखकर इससे पूछा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अरमान ने आरजू के बारे में सब कुछ अपने दादाजी को बताया और कहा, आरजू पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अरमान के दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने अपनी विद्या और तंत्र से आरजू का पता लगा लिया। अरमान यह सुनकर हैरान हो गया। आरजू जिन्नों की दुनिया में चली गई है, इसीलिए वो किसी भी शहर में नहीं मिल रही थी। अरमान ने अपने दादाजी से कहा, आप कुछ भी कीजिए, आरजू को वापस लेकर आए। दादाजी ने कहा, इसके लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी, तभी हम उसे वापस ला सकते हैं, और ये पूजा हम कल रात को शुरू करेंगे। सुबह हो गई। आरजू तैयार हो गई और बेसब्री से परीजाद का इंतजार कर रही थी, मगर परीजाद नहीं आया। नौकरानी ही उसके लिए नाश्ता लेकर आई। आरजू ने उससे पूछा, परीजाद कहाँ है? उस नौकरानी ने जवाब दिया, वो महल में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। आरजू पूरा दिन उसका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। रात हो गई थी और आरजू को अब गुस्सा भी आ रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इतने में उसके कमरे के बाहर माया आ गई। माया ने अपने जादू से अंदर जाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जा पाई क्योंकि परीजाद ने इसके कमरे में सुरक्षा का जादुई कावज लगा रखा था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। आरजू ने भागकर दरवाज़ा खोला। उसे लगा शायद परीजाद आया है, मगर जब उसने माया को देखा तो थोड़ा चूक गई। माया ने आरजू से कहा, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आरजू ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। माया कमरे में दाखिल हुई। माया का लहजा सख्त था और उसकी आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। आरजू ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको मुझसे कोई काम था? माया तंजिया अंदाज में बोली, तुम जितनी भोली दिखती हो इससे कई गुना शातिर दिमाग है तुम्हारे पास। आरजू ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? माया गुस्से में बोली, तुमने मुझसे मेरा हक छीना है। ये मकाम मेरा होने वाला था जहां आज तुम खड़ी हो। आरजू ने माया से माफ़ी मांगी और कहा, यह सब गलती से हुआ था। माया ने आरजू की गर्दन जोर से पकड़ ली और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हारी माफ़ी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, अब तुम्हारी मौत से ही सब कुछ पहले जैसा होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आरजू को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना गला छुड़वाने की बहुत कोशिश की, परीजाद को भी आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। माया जानती थी कि परीजाद आज यहाँ से दूर गया हुआ है और आज रात वो वापस नहीं आने वाला। आरजू की सांसें रुकने ही वाली थीं कि पीछे से अरमान ने आकर माया को जोर से धक्का दे दिया। माया का सर अचानक दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। आरजू भी ज़मीन पर गिर गई। अरमान ने आरजू के चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाने की कोशिश की, पानी पिलाया। जब तक आरजू ठीक से देखती, अरमान गायब हो चुका था। अरमान वापस अपनी दुनिया में लौट आया जहां ये और उसका पुजारी दादा पूजा कर रहे थे। अरमान को गुस्सा आया। वो चिल्लाया, मैं वापस कैसे आया? आरजू की जान खतरे में है, मुझे आरजू को वापस लेकर आना है। उसके दादा ने उसे समझाया, तुम सब्र करो, हम आरजू को वापस ज़रूर लेकर आएंगे। इधर आरजू खांसते हुए खड़ी हुई तो माया ज़मीन पर गिरी हुई थी। इतने में वहां वजीर आ गया। उसने माया को देखा जो बेहोश पड़ी थी और आरजू उसके पास खड़ी थी। वजीर माया को वहां से ले गया। सुबह हुई, परीजाद वापस आया। माया के घर वालों ने आरजू के बारे में बताया कि उसने माया पर जानलेवा हमला किया था। इस बात का गवाह वजीर खुद था। सारे कबीले के सामने माया ने आरजू पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और कहा, इस इंसान लड़की ने आज मुझे जान से मारने की कोशिश की है। परीजाद ने आरजू की तरफ देखा।
आरजू की आंखों से आंसुओं बह रहे थे और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। परीजाद आरजू के पास आया, उसके आंसू साफ किए और आहिस्ता आवाज से कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ था कल रात। आरजू ने सब कुछ बता दिया कि कैसे माया ने पहले उस पर हमला किया था। ये सुनकर परीजाद ने गुस्से से माया की तरफ देखा और माया के पास गया। गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी के कमरे में गई? कबीले वाले ये सब देख रहे थे कि ये इंसान की बातों को मानकर कैसे माया पर गुस्सा कर रहा है। परीजाद की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने माया से कहा, अगर तुम मेरी बीवी के आस पास भी कभी भटकी तो अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। परीजाद ने आरजू का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। माया अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, कल अगर मैं बेहोश ना हुई होती तो कल रात ही इस लड़की का काम खत्म हो गया होता। फिर उसने सोचा, आखिर ये बेहोश हुई कैसे? क्या कमरे में कोई और भी था? जब परीजाद आरजू को कमरे में लाया तो एक पल के लिए उसे भी एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी आया था। परीजाद ने दोबारा आरजू से पूछा, क्या माया के अलावा भी कमरे में कोई आया था? आरजू ने सोचते हुए कहा, हाँ कोई और भी था मगर मैं इसका चेहरा नहीं देख पाई। परीजाद ने कहा, चलो छोड़ो, तुम अब आराम करो। फिर परीजाद वहां से चला गया। इधर अरमान के दादा को पता चल गया था कि वो अब एक जिन की दुल्हन बन गई है। उसने अरमान को समझाने की कोशिश की, तुम भूल जाओ अब इस लड़की को। अरमान ने उनकी एक न सुनी और बोला, आप पूजा की तैयारियां शुरू कर दे। रात हो गई। परीजाद अपने शाही कमरे में बैठा काम कर रहा था। अचानक वहां पर आरजू आ गई। परीजाद ने हैरानगी से पूछा, तुम यहां? आरजू बोली, क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती थी? परीजाद बोला, ये सारा महल तुम्हारा है, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। परीजाद ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए था? आरजू ने कहा, नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूं? परीजाद ने कहा, मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आरजू खामोश हो गई। जैसे ही परीजाद काम खत्म करके खड़ा हुआ, आरजू ने एक खंजर से परीजाद के सीने में वार किया। वो एक जादुई खंजर था। आरजू ने वो खंजर उसी जगह से उठाया जो हकीकत में परीजाद का जादुई खंजर था और उससे परीजाद के सीने में वार किया। वार काफी जानलेवा था। खंजर परीजाद के सीने में घुस गया। परीजाद ने आरजू की तरफ देखा तो आरजू की आंखें जादू से चमक रही थी। परीजाद जमीन पर गिर गया। आरजू रोते हुए बोली, मैंने कहा था मुझे जाने दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। बाहर से नौकर आए, उन्होंने ये सब देखा तो वजीर को बुलाया। वजीर परीजाद को उसके कमरे में ले गया और उसका इलाज करवाना शुरू किया, जबकि आरजू को हथकड़ियां लगा दी गईं। ये बात कबीले में सबको मालूम हो गई थी। माए कबीले वालों को भड़काने लगी। वो बोली, कल इस लड़की ने मुझ पर हमला किया था और आज इसने परीजाद पर हमला किया। हमें अभी और इसी वक्त इस लड़की को सजा देनी चाहिए। अब सब कबीले वाले वजीर के पास गए और कहा, इस लड़की को बाहर निकालो, हम इसे अभी सजा देंगे। वहां अयान भी पहुंच गया। उसने कबीले वालों को शांत करवाया और कहा, परीजाद की हालत अब खतरे से बाहर है और अब वो ठीक है। उस लड़की को जो भी सजा देनी होगी वो खुद ही देगा, आप लोग परेशान मत हों। फिर भी वजीर ने आरजू को कैद खाने में डाल दिया। सुबह जब परीजाद को होश आया तो उसके पास एयान बैठा हुआ था। परीजाद ने होश में आते ही आरजू के बारे में पूछा। एयान ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? परीजाद ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूं। आरजू कहाँ है? एयान बोला, वजीर ने उसे कैद खाने में डाल दिया है। ये सुनकर परीजाद को गुस्सा आया। वो फौरन खड़ा हो गया और कैद खाने की तरफ चल दिया। वहां आरजू को हथकड़ियां लगी हुई थीं। परीजाद ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और आरजू के हाथों से हथकड़ियां खोल दी। आरजू पूरी रात सोई नहीं थी, इसलिए परीजाद को देखते ही बेहोश हो गई। परीजाद ने उसे उठाया, अपने कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने वजीर को बुलाया और गुस्से से बोला, महल में कौन आता है और कौन जाता है, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं रहती? एयान ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? और फिर परीजाद ने बताया, कल रात किसी ने आरजू को विश में कर लिया था। कोई तो है महल में गद्दार जो ये सब कुछ कर रहा है। एयान ने कहा, शायद मैं जानता हूं वो कौन है। परीजाद ने हैरत से पूछा, कौन है वो? एयान परीजाद को माया के कमरे में ले गया।
परीजाद को सब कुछ समझ आ गया। परीजाद ने माया के कमरे में कुछ तस्वीरें देखीं और कुछ खत पढ़ लेता है। जब माया कमरे में वापस आई तो परीजाद को अपने कमरे में देखकर घबरा गई। परीजाद ने उससे पूछा, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता था हम अच्छे दोस्त हैं, मगर तुम तो मुझे ही मारने के प्लान बना रही थी। माया की आंखों में गुस्से के आंसू थे। वो बोली, तू और मैं क्या करती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम किसी और से, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। यान आगे बढ़कर बोला, अब झूठ बोलने या माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तुम बस ये बताओ किसके कहने पर यह सब कर रही हो, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम शादी की रात ही परीजाद को मारने वाली थी। अब सच बता दो, कौन है तुम्हारे साथ? माया ने बता दिया कि वो जिससे प्यार करती है वो दूसरे कबीले का है। ये सब कुछ माया उसके कहने पर कर रही थी। माया रोते हुए परीजाद से माफी मांगने लगी, मगर परीजाद ने सर्द लहजे में कहा, माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। फिर परीजाद ने माया को उसी वक्त जलाकर राख कर दिया। जो जिन माया से प्यार करता था, जब उसे ये खबर मिली तो उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। माया की मौत की खबर सुनकर पूरा कबीला परीजाद के खिलाफ हो गया। इधर अरमान अपने दादा के साथ पूजा करके आरजू को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। आरजू की आंखें खुली तो परीजाद उसके पास ही बैठा था। वो उठी और बोली, तुम ठीक तो हो ना? वो सब कैसे हुआ? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। परीजाद ने उसे खामोश करवाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम परेशान मत हो। फिर परीजाद ने अपने हाथों से आरजू को खाना खिलाया। आरजू ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। परीजाद ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आरजू कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में अयान वहां आ गया। अयान ने परीजाद से कहा, अभी मेरे साथ चलो। परीजाद ने आरजू से कहा, मैं बाद में आकर तुमसे बात करता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर परीजाद वहां से चला गया। आरजू कमरे में अकेली उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटी और बोली, इतनी देर कर दी तुमने आने में। ये कहते ही आरजू चौंक गई, क्योंकि उसके सामने परीजाद नहीं, अरमान खड़ा था। अरमान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं। आरजू अरमान को देखकर घबरा गई। उसने फौरन अरमान को पीछे धक्का दिया और कहा, तुम यहां कैसे आए? अरमान ने संजीदगी से जवाब दिया, अभी बताने का वक्त नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां से वापस लेने आया हूं। आरजू ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अरमान ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। आरजू ने परीजाद को आवाज देने की कोशिश की, मगर अरमान ने उसके गले में एक माला पहना दी, जिसकी वजह से वो आरजू को वापस ले आया जहां वो पूजा कर रहा था। अरमान उसे वापस लाकर बहुत खुश था। उसने फैसला किया कि वो आज ही आरजू से शादी करेगा। अरमान ने आरजू से कहा, अब मैं और वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आरजू ने इससे कहा, मेरी शादी परीजाद से हो चुकी है। अरमान ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई नहीं मानता इस शादी को, और तुम भी उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। फिर अरमान ने उसे कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ परीजाद दूसरे कबीले वालों से जंग कर रहा था। जब वो जंग जीत गया तो वजीर ने आकर बताया, कोई आरजू को महल से ले गया है। परीजाद ने गुस्से से कहा, कौन था वो और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उधर अरमान ने शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। आरजू कमरे में खड़ी परीजाद को याद कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम कहाँ हो परीजाद, तुम कब आओगे? इतने में अरमान कमरे में आया और ऊंची आवाज में बोला, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? देखो आरजू, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो गया है। आरजू मजबूरन तैयार हो गई। शादी में बहुत से पुजारी पहले से मौजूद थे ताकि इसकी शादी में कोई रुकावट ना आए। अरमान ने आरजू का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में ले गया। शादी शुरू होने ही वाली थी कि वहां परीजाद आ गया। आरजू ने जैसे ही परीजाद को देखा, वो मंडप से भागकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? परीजाद ने आरजू के आंसू साफ किए और नर्म आवाज में बोला, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, डरने की बारी अब उनकी है। ये सुनकर अरमान गुस्से से खड़ा हुआ। सब पुजारी अपने मंत्रों से परीजाद को बांधने की कोशिश कर रहे थे,
मगर परीजाद सबसे ज्यादा ताकतवर था और अब बात उसके प्यार की थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वहां और भी बड़े भयानक जिन और आत्माएं आ गईं, मगर परीजाद ने सबका मुकाबला किया। आखिर में उसका सामना अरमान से हुआ। अरमान के गले में उसके दादा की दी हुई एक रुद्राक्ष की माला थी, जिसकी वजह से कोई भी जिन उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। उसने परीजाद पर हमला करना शुरू किया और गुस्से में बोला, आरजू सिर्फ मेरी है और अब तुम्हारे सामने मैं उससे शादी करूंगा। मगर पीछे से आरजू ने डंडे से उसके सर पर वार किया। अरमान नीचे गिरा तो आरजू ने उसकी माला खींचकर तोड़ दी और बुलंद आवाज में कहा, आरजू सिर्फ परीजाद की है। फिर आरजू ने हाथ बढ़ाकर परीजाद को उठाया। आरजू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर परीजाद के चेहरे पर एक अलग सी खुशी छा गई। अरमान ने जख्मी हालत में कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आरजू। परीजाद ने उसे उठाकर गर्दन से पकड़ा और गुस्से में कहा, दोबारा मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान पर भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि उस रात तुमने आरजू की जान बचाई थी। ये कहकर परीजाद ने उसे जमीन पर पटक दिया। आरजू का हाथ पकड़ा और वहां से चल पड़ा। अब परीजाद आरजू को लेकर एक नई जगह पर आ गया और अपने कबीले का सरदार अपने दोस्त अयान को बना दिया। फिर परीजाद आरजू को उसके माँ बाप के पास ले गया। परीजाद ने पहले ही आरजू के माँ बाप को एक बहुत ही पुरस्कून जगह पर भेज दिया था। आरजू अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुई और आरजू के माँ बाप भी उसे देखकर बेहद खुश हुए। परीजाद ने आरजू के माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि वो आरजू से बहुत प्यार करता है और आरजू भी मुझसे प्यार करती है। मैं कुछ ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर गया हुआ था और आरजू ने कहा था कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, फिर मैं उसका हाथ मांगने आऊं। मगर मेरे आने से पहले अरमान आ गया था और आरजू ने अरमान के खौफ की वजह से आपको कुछ नहीं बताया। परीजाद ने आरजू के माँ बाप को यकीन दिला दिया था कि वो आरजू को कुछ नहीं होने देगा और वो खुद भी बीच बीच में उनसे मिलने आता रहा। आरजू के माँ बाप अपनी बेटी को खुश देखकर बेहद खुश हुए। अब परीजाद और आरजू ने अपनी जिंदगी का एक नया आगाज शुरू किया, जहां सिर्फ प्यार, मोहब्बत और खुशी थी। परीजाद और आरजू अब अपने माँ बाप के साथ पुरसकून जगह पर थे। आरजू के आंखों में खुशी के आंसू थे और वो परीजाद के हाथ मजबूती से पकड़े बैठी थी। परीजाद ने नरम आवाज में कहा, अब तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं आरजू, हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आरजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानती हूं परीजाद, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दूर कहीं आसमान पर सूरज की रोशनी ने हर चीज को सुनहरी रंग से भर दिया। परीजाद और आरजू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल से महसूस किया कि अब वो ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि एक नई जिंदगी के लिए तैयार है। इस लम्हे सब कुछ ठहर गया। माजी के दुख, खौफ और दुश्मनी सब खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ मोहब्बत, सुकून और खुशी बाकी थी। परीजाद ने आरजू का हाथ थाम कर कहा, यह नया आगाज है, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। और इस तरह परीजाद और आरजू ने अपने नए सफ़र की शुरुआत की, जहां हर दिन मोहब्बत और खुशी का था और हर रात अमन और सुकून के साथ ख़त्म हुई। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो अभी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द मिलेंगे अगली कहानी में, नई कहानी और नए किरदारों के साथ।